तो दो खबरें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक तो मौलवियों ने वक्त डाला हुआ है एस्टेब्लिशमेंट को, एजेंसियों की दौड़ें लगी हुई है कि मौलवियों को रोको, किसी तरह कोई नरम स्टेटमेंट दिलवाया जाए, कुछ ऐसा किया जाए कि ये जो कुछ हो रहा है और जो मौलवी एकदम खड़े हो गए हैं और वो इस्तिस्ना के खिलाफ बोल रहे हैं, वो गजा में फौज भेजे जाने के खिलाफ बोल रहे हैं, वो जिस तरह से ये इकॉनमी चलाई जा रही है इसके ऊपर बोल रहे हैं, जुल्म और ज्यादती के खिलाफ हल्की हल्की आवाजें जो है वो मौलवियों ने निकालना शुरू की है। अगर ये मामला मस्जिद और मेंबर तक चला जाता है तो आसिम मुनीर के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि ये वाला पोर्शन जो मौलवियों वाला है वो उन्होंने संभाला हुआ था। अब एजेंसियों की दौड़ें लगी हुई है, वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह आसिम मुनीर साहब को मौलवियों के अताब से बचाया जा सके। उनकी बहुत ब्रांडिंग की गई है लेकिन वो किसी काम आई नहीं। मौलवी जो है वो आपको पता है 2 हफ्ते में उड़ा के रख देंगे। और इमरान खान साहब ने वैसे भी आज तक कोई बयानिया बनने ही नहीं दिया, वो वैसे ही हर बयानिए के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। एक आदमी जेल के अंदर बंद है, नजर भी नहीं आता, सुनाई भी नहीं देता, फिर भी उसका तोती बोलता है। तो नाज़रीन, अब सुहेल अफरीदी साहब लाहौर जा रहे हैं ताकि वहां पे दबाव कम किया जा सके। एक तो वो लाहौर हाईकोर्ट बार से खिताब करेंगे, वकला के साथ उनका खिताब होगा, और इसके अलावा सुहेल अफरीदी लाहौर के अंदर कुछ वक्त गुजारेंगे। और इस वक्त में लाहौर के अंदर जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ है उसकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज शुरू होंगी। पहली मरतबा आपको पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के झंडे भी नजर आएंगे, पहली मरतबा आपको पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोग भी नजर आएंगे, और पहली मरतबा आपको गहमा गहमी नजर आएगी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में। वो जो एक एनर्जी तहरीके इंसाफ की लाहौर और पंजाब के अंदर जिसकी उन्हें जरूरत थी वो उन्हें मिल सकती है सुहेल अफरीदी के आने के बाद। तो एक मोमेंटम बन सकता है। दूसरा देखें, जो स्ट्रीट मूवमेंट है लाहौर में, बलूचिस्तान में और सिंध में तो बाद में शुरू होगी, पहले ये खैबर पख्तूनख्वा में शुरू होनी है। तो अभी जो इस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, अभी तक तो किसी किस्म की कोई स्ट्रीट मूवमेंट शुरू नहीं हुई। स्ट्रीट मूवमेंट जो है वो शुरू नहीं हुई, पॉलिटिकल एक्टिविटीज हो रही हैं। कहीं पे कन्वेंशन हो रहा है, ISF वाले कर रहे हैं, कहीं पे यूथ वाले कर रहे हैं, कहीं पे PTI वाले कर रहे हैं। तो सब लोग अपने अपने कन्वेंशन कर रहे हैं, आपस में मुलाकातें कर रहे हैं, पब्लिक के साथ गैदरिंग्स कर रहे हैं, लोगों के साथ मुलाकातें कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज नहीं हुआ। और अगर इन चीजों को कोई स्ट्रीट मूवमेंट कहता है तो वो अपने आप को बेवकूफ बना रहा है। स्ट्रीट मूवमेंट जो होती है वो गली मोहल्लों तक जाती है, वो एक एक शख्स तक पहुंचती है। इमरान खान साहब ने 2022-23 में एक काम शुरू किया था, आपको याद हो तो उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर मेंबर शादी शुरू की थी, लोगों के घरों तक अपने लोगों को भेजा था और बहुत ज्यादा लोग मेंबर बने थे। उसका फायदा पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में इमरान खान साहब को और उनकी पार्टी को 2024 के इलेक्शन में हुआ। उन्होंने इतने बड़े पैमाने पर लोगों को अपने साथ जोड़ लिया था इमरान खान साहब ने गिरफ्तार होने से पहले। तो अब उस किस्म की क्या कोई कैंपेन चलेगी आने वाले दिनों में? क्योंकि उसी को कहते हैं स्ट्रीट मूवमेंट। आपको हर गली के अंदर जाना पड़ता है, हर आदमी को मुतहर्रिक करना पड़ता है और आपको पूरी एक प्लानिंग बनानी पड़ती है कि कौन किस दिन क्या ड्यूटी कर रहा होगा, कितने लोग हमारे पास हैं, कितने नौजवान हैं, कितनी खवातीन हैं, ये लोग कहां कहां मौजूद हैं और किस तरीके से आपने इसको एग्जीक्यूट करना है। तो जब तक आप साइंटिफिक बुनियादों पे नहीं करेंगे, आपका अगर इन्हिसार इसी बात पे है कि इमरान खान की मकबूलियत बहुत है, एकदम सारा पाकिस्तान निकल कर आ जाएगा और किसी को कोई जिम्मेदारी देने की या उठाने की जरूरत नहीं है, तो ये गलती पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पहले भी कर चुकी है। इमरान खान बाहर हो तो फिर तो सारा पाकिस्तान निकल आएगा, लेकिन अगर इमरान खान बाहर नहीं है तो बड़े सिस्टमैटिक तरीके से ये चीजें करनी पड़ेंगी जिसको स्ट्रीट मूवमेंट एक्चुअली कहते हैं, या जो इमरान खान के दिमाग में आइडिया है। मामला उस तरफ अभी तक नहीं गया, उस तरफ अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई। जब होगी हम आपको रिपोर्ट करेंगे। अब तक स्ट्रीट मूवमेंट का बाकायदा आगाज नहीं हुआ, सियासी प्रोग्राम जरूर हुए, लेकिन ये एक बड़ी अच्छी खबर है कि सुहेल अफरीदी लाहौर जा रहा है। सुहेल अफरीदी के लाहौर जाने से कम पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो लोग हैं उनको एक ऑक्सीजन मिलेगी। बड़े लंबे अरसे से वो बेचारे एक अजीबोगरीब सूरत हाल में है। PTI को इतनी मार पड़ी है पंजाब में, पूरी पुलिस को इस काम पे लगाया हुआ है कि PTI एक सदमे में चली गई। उस सदमे से और कौमे से निकालने के लिए वहां पे चंद झटके लगाने की जरूरत है, और वो झटके लगाने के लिए सुहेल अफरीदी अब पंजाब में जा रहे हैं। लेकिन उनके पंजाब में जाने से पहले पंजाब में क्रैकडाउन शुरू हो गया है। तो देखते हैं कि आने वाले वक्त में सुहेल अफरीदी पंजाब में कैसा मोमेंटम बना पाते हैं, क्योंकि आलिया हमजा ने बहुत कोशिश की है और बहुत हद तक पंजाब को उठाया है, लेकिन जुल्म और बर्बरियत इतनी है कि जो भी बाहर आता है वो गिरफ्तार हो जाता है। सुहेल अफरीदी को गिरफ्तार कर नहीं पाएंगे। तो ये कितना इंपैक्ट डालते हैं और कितना जबरदस्त इस मामले को उठा सकते हैं, ये हम देख लेंगे आने वाले दिनों में। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की हद तक मैं बात करूं तो स्ट्रीट मूवमेंट के आगाज में
अभी तक कोई बाकायदा पेशरफ्त नहीं हुई। नादरीन, पीआईए की बंदर बांट कैसे हुई, इसके हवाले से कुछ हकायक है मेरे पास, मैं आपके सामने रखता हूं। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को बेचने की बहुत जल्दी है मौजूदा हुक्मरानों को, और ये क्रेडिट दे रहे हैं फील्ड मार्शल को कि फील्ड मार्शल का बहुत शुक्रिया, उन्होंने इसमें बड़ा अहम किरदार अदा किया। तो जिस काम में भी हाथ डाला उस काम का बेड़ा गर्क ही किया है। पाकिस्तान की मईशत में हाथ डाला, उसका बेड़ा गर्क कर दिया। सरमायाकारी में हाथ डाला, उसका बेड़ा गर्क कर दिया। दहशतगर्दी की लड़ाई पाकिस्तान के अंदर बदतरीन हालात हमने गुज़िश्ता 3 सालों में देखे, और अब ये पीआईए बेच दिया। जो पीआईए बेचा है इसके बारे में अजीबोगरीब किस्म की खबरें हमारे सामने आ रही हैं। सबसे पहले एक चौधरी मंजूर साहब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, वो क्या बता रहे हैं? वो बता रहे हैं कि पीआईए ने पिछले साल 26 अरब का मुनाफा कमाया था। जब पीआईए ने मुनाफा देना शुरू किया तो फिर एयरलाइन बेची क्यों? पीआईए के पास टोटल 30 जहाज हैं जो 100 अरब के हैं, नहीं इससे महंगे हैं, मैंने आज सारा तखमीना लगाया। और फिर उन्होंने कहा जी 64 रूट्स हैं, 64 रूट्स हैं पीआईए के पास, और ये बैनुल अक़वामी रूट्स हैं। ये तो आजकल के दौर में मिलते ही नहीं है और मिल ही नहीं सकते। फिर 8 बिल्डिंग्स हैं जो दी जा रही हैं पीआईए के साथ, जिनमें एक ब्लू एरिया में है। 20 अरब रुपया प्रोविडेंट फंड पीआईए के पास पड़ा हुआ है, जबकि 10 अरब के स्पेयर पार्ट्स पीआईए के पास पड़े हुए हैं। जितने के स्पेयर पार्ट्स पड़े हुए हैं उतने में पूरी एयरलाइन बेच दी। इतने में तो कोई अच्छी बस कंपनी नहीं बनती जितने में इन्होंने पूरी की पूरी एक कौमी एयरलाइन बेच दी, जिसके बाद 64 रूट्स हैं। नादरीन, इसको समझिए आप, ये सैकड़ों अरब का असासा बेच दिया गया 10 अरब रुपए में, और इसके साथ जो बिल्डिंग, इतने का तो इस्लामाबाद में कमर्शियल प्लॉट मिलता है 10 अरब का, जितने में इन्होंने पीआईए बेच दी, और कहते हैं ये 135 अरब है। भाई 10 अरब मिले हुकूमत को, 125 अरब रुपए जो बाकी हैं वो तो उनके अपने, वो खरीदी हुई कंपनी के ऊपर लगाएं या ना लगाएं, उनकी मर्जी है। उन्होंने ये कहा कि हम 125 अरब रुपया खर्च करेंगे पीआईए के ऊपर। तो एक नई एयरलाइन बनाने में कितना पैसा लगता है पता है आपको? अगर कोई शख्स एक नई एयरलाइन खड़ी करे और उसके 64 रूट्स हों, उसके बाद इतने तैयारे हों, तो हजारों अरब लग जाते हैं। इन्होंने 10 अरब में उठा के बेच दिया। और जो असल खरीदार है मुबैना तौर पे, जो लोग कह रहे हैं कि एक्चुअली इसके अंदर पाकिस्तान के फौजी इदारों की दिलचस्पी थी, तो फौजी फर्टिलाइजर ने सामने आकर इसे नहीं खरीदा, और 24 घंटे भी नहीं गुजर सके, और 24 घंटे भी सब्र नहीं हो सका, और लोगों की राय में जो असल खरीदार था फौजी फर्टिलाइजर, वो मैदान में आ गया, और वो अब पार्टनर बन गया है पीआईए खरीदने वाले कंसोर्शियम का, और उसे वेलकम भी कर दिया गया, क्योंकि उसे तो रोका ही नहीं जा सकता, उसे तो मना किया ही नहीं जा सकता। तो इमरान खान साहब के दौर में पीआईए का मुनाफा बढ़ा था और नुकसान कम हुआ था। ये जो वजीर निजकारी वगैरह दिखा रहे थे ना चार्ट्स, उन चार्ट्स को अगर आप देखें तो आपको पता चल जाता है कि उनके अपने दिखाए हुए डेटा में इमरान खान साहब के दौर में इसका नुकसान कम और मुनाफा बढ़ रहा था। ये खान साहब के दौर में हो रहा था, और उनका ये आइडिया था कि इसको बेहतर करेंगे, लेकिन इन्होंने उठा के एयरलाइन बेच दी। जनरल फैज का इमरान खान साहब के साथ जो ताल्लुक था, जो ताल्लुक उनका रहा इमरान खान साहब के साथ, वो इमरान खान साहब के वजीर आजम के तौर पे था। एक वजीर आजम और डीजीआई से ही वजीर आजम ने ही तैनात करना होता है, तो ये एक रिलेशन था, और हुकूमती मामलात में हमेशा ही ये लोग मदद करते हैं, और जनरल फैज ने भी मदद की। अब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पर या इमरान खान साहब पर जनरल फैज का कोई इख्तियार नहीं था या कोई इन्फ्लुएंस नहीं था। इमरान खान साहब अपनी चंद चीजों के बारे में कह चुके हैं कि ये चीजें मैंने गलत की अपनी जिंदगी में, और तनकीद भी जनरल फैज पे और इमरान खान पे इस बारे में होती है। लेकिन सवाल यह है कि जनरल फैज ने आज तक सबसे ज्यादा फायदा किसको पहुंचाया? तो जितने भी आदादो शुमार आ रहे हैं, जितने लोग भी चीजें बता रहे हैं, जितनी खबरें अब तक सामने आई हैं, उन सब खबरों के मुताबिक जनरल फैज ने अगर किसी खानदान को सबसे ज्यादा सियासी फायदा पहुंचाया तो वो शरीफ खानदान है। शरीफ खानदान के ऊपर जनरल फैज की मेहरबानियों की कोई दूसरी नजीर नहीं है, टका के मेहरबानियां की गई है। फिर ख्वाजा आसिफ ने एक और स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि यहां सिलसिला रुकेगा नहीं, और भी लोग पकड़े जाएंगे। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि इमरान खान को लाने के लिए अब भी साजिश हो रही है, कोई कोशिश हो रही है, यानी साजिशी अनासिर कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान को वापस ले आए।
तो मेरे ख्याल में तो फिर पाकिस्तानी है साजिशी, क्योंकि ये कोशिश तो सारे पाकिस्तानी कर रहे हैं। पाकिस्तानियों ने 8 फरवरी 2024 को एक बहुत बड़ी कोशिश की और इमरान खान को इक्तदार में लाने की कोशिश की। तो साजिशी अनासर तो फिर पाकिस्तान के अवाम हो गए, क्योंकि बाकी जितने अनासर हैं, एस्टेब्लिशमेंट है या पीडीएम की जमातें हैं या बाकी लोग हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान को इक्तदार में आने से रोका जाए। इमरान खान को इक्तदार में लाने की जो साजिश है वो पाकिस्तान की अवाम कर रही है। तो ख्वाजा आसिफ क्या पाकिस्तानी अवाम को अब साजिशी समझते हैं? ख्वाजा साद रफीक ने एक बात की, उन्होंने कहा जी कि ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन एक बनाया जाए, ये उनकी तजवीज है, मुतालबा है। फैज हमीद की खाली सजा से कुछ नहीं होगा, वो 2-4 जर्नैल आप और भी टांग देंगे, कुछ नहीं होगा। ये जो ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन की बात ख्वाजा साद रफीक कह रहे हैं, ये एक अच्छी तजवीज है। इसके जरिए ये हो सकता है कि पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक एस्टेब्लिशमेंट ने जितना गंद मारा है वो सारा निकाल के अवाम के सामने रख दिया जाए। सियासतदानों ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर जो जो किया है वो भी निकाल कर सामने रख दिया जाए। उसमें इमरान खान साहब के 3.5 साल में से एक छोटा सा दौर उनका भी आ जाएगा, लेकिन नवाज शरीफ के बार बार के धोखे, बार बार का फ्रॉड, बार बार एस्टेब्लिशमेंट के जूते पॉलिश, ये सारा रिकॉर्ड जरूर सामने आएगा। ये वाला रजीम चेंज ऑपरेशन भी आएगा। पीपल्स पार्टी ने कैसे एनआरओ किया वो भी आएगा। पीपल्स पार्टी का वजूद जनरल अयूब खान की वजह से शुरू हुआ, ये भी आएगा। पीएमएलएन को जनरल जिलानी और जनरल ज़ियाउल हक ने अपनी गोद लेकर परवान चढ़ाया, ये भी आएगा। तो इमरान खान तो किसी डिक्टेटर की गोद में बैठकर नहीं आया था ना। इमरान खान ने तो 2011 तक बड़ी लंबी स्ट्रगल की, फिर जाकर उसकी पार्टी बनी, बड़ी तगड़ी हो गई। जब 2018 में एस्टेब्लिशमेंट को नजर आ गया कि इमरान खान की पार्टी सबसे ज्यादा मकबूल है, तो एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान की झोली में आकर गिर गई। वहां खान साहब को चाहिए था कि एस्टेब्लिशमेंट को उठा के बाहर फेंकते, या अगर कमजोर हुकूमत मिल गई थी तो ना लेते। अब मेरा उसके बारे में यह मानना है, क्योंकि मैंने इलेक्शन सर्वे खुद किया था, तो इलेक्शन सर्वे ये बता रहा था कि पीटीआई ज्यादा नशिस्तें जीत रही है, लेकिन सेंट्रल पंजाब में पीटीआई को बहुत सारी सीटें हरवा दी गई ताकि पीटीआई की एक लूली लंगड़ी और कमजोर हुकूमत बने, और वो कमजोर हुकूमत कभी भी एस्टेब्लिशमेंट के सामने किसी किस्म का प्रॉब्लम क्रिएट ना कर सके। अब ख्वाजा साद रफीक साहब तो बड़ा अच्छा मशवरा दे रहे हैं, लेकिन ख्वाजा आसिफ ये हाइब्रिड निजाम के ख्वाहिशमंद हैं। वो कहते हैं निजाम हाइब्रिड होना चाहिए और वो उसको बड़ा पसंद कर रहे हैं आजकल। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने भी एक बात की है इसमें। नियाज़ी साहब ने कहा कि अस्करी क़यादत को अवाम के साथ सुलह करनी होगी और अवाम की नाराजगी इन्हें महंगी पड़ेगी। ये हर जी शऊर आदमी, हर समझदार आदमी ये कह रहा है कि पाकिस्तान की अस्करी क़यादत, यानी कभी टिकटॉकरों की तरफ देखते हैं बेचारे, कभी दरबारी मुल्ला मौलवी हैं उनकी तरफ देखते हैं, कभी बेचारे फैसल वाडा की तरफ देखते हैं, कभी ओन चौधरी की तरफ देखते हैं, कभी किसी को देखते हैं, किसी को देखते हैं, किसी को देखते हैं, बेचारे इसी चक्कर में लगे हुए हैं। तो पाकिस्तान की जो मुक्तदरा या एस्टेब्लिशमेंट है अस्करी क़यादत, उसे इधर उधर देखने की बजाय अवाम के साथ सुलह करनी होगी। अवाम की नाराजगी नहीं तो इन्हें महंगी पड़ेगी, ये हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने कहा। और यही रास्ता है। देखना मौलवियों ने जो वहां हरकतें की हैं, अब बजाय इसके कि उससे फील्ड मार्शल की इज्जत में इजाफा होता या एस्टेब्लिशमेंट की इज्जत को 4 चांद लगते, उसमें उल्टा एक और काम हो गया। उल्टा इंपैक्ट उसका ये आ गया कि मौलवियों की जो है वो ऐसी तैसी फेर के रख दी अवाम ने। मौलवियों के बीच में जूते पॉलिश करने का जो मुकाबला था, बड़ा सख्त मुकाबला था। समझ ही नहीं आ रही थी कि पहला किसको दें, दूसरा किसको दें, तीसरा किसको दें। टका के उन्होंने तकारीर की, ऐसी जज्बाती उन्होंने जमीन आसमान के कलाबे मिला दिए मौलवियों ने। लेकिन किसी एक मौलवी ने भी, देखिए मैं बड़ी जज्बात में मैंने पिछली मरतबा बात की थी, लेकिन सीरियसली अगर आप देखें तो किसी एक मौलवी ने भी, ये इस्लाम के ठेकेदार है, एक मौलवी ने भी ये नहीं पूछा कि गैर इस्लामी और गैर शरई इस्तिस्ना फील्ड मार्शल ने क्यों हासिल किया और शहबाज शरीफ ने उन्हें क्यों दिया। एक मौलवी ने यह बात नहीं पूछी। पूरा हाल उन्होंने भरा हुआ था दरबारी मुल्लाओं से। दूसरा, पाकिस्तानी फौज एक बल्कि करारदाद है, पाकिस्तान ने उसके ऊपर पॉजिटिव वोट किया है अक़वाम मुत्तहिदा में, डोनाल्ड ट्रंप वाली। उसके मुताबिक पाकिस्तानी फौज भी जाएगी गाजा में मुबैना तौर पे, और जाकर वो हमास को गैर मुसल्लह करेगी और इसराइली सरहदों की हिफाजत करेगी। इस पे भी कोई मौलवी, अब मैं इसलिए कह रहा हूं कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो मर्जी करे,
इसराइल की हिफाजत करनी है तो जाकर करे, खुलकर करे। प्रॉब्लम क्या है भाई? फौज का फैसला जाकर करना चाहती है करे, पब्लिक जाने, फौज जाने। लेकिन मेरा सवाल यह है कि मौलवी तो हमें कई दहाइयों से ये चूरन बेच रहे हैं। मौलवी तो जनाब चाहते हैं कि वो शहीद हो जाएं फलस्तीन की सरजमीन पे। मस्जिद अक्सा के लिए रो रो के मौलवियों ने दुआएं मांगी हुई है। अब ये मौलवी जो हमें कोई और चूरन बेचते थे, कोई और सौदा बेचते थे, अब ये मौलवी जब वक्त आया तो इन्होंने हुक्मरानों से पूछा ही नहीं कि जनाब आप गजा में अगर फौज भेजना चाहते हैं तो क्यों भेजना चाहते हैं, आप किसकी हिफाजत करेंगे और किसको नुकसान पहुंचाएंगे, जरा ये बताएं। एक मौलवी भी इसके बारे में नहीं बोला। आप अंदाजा करें एक ऐसे दरबारी मुल्ला है। जब इमरान खान की हुकूमत थी, इमरान खान का भी जूता पॉलिश करते थे। मैंने पिछले वीलॉग में आपको सुनवाया जो ताहिर अशरफी ने कहा, वो सारी चीजें आपने सुनी है, अपने कानों से आपने सुनी है, तो आपको अच्छी तरह आइडिया हो जाना चाहिए कि ये मुल्ला जो है ये किस हैसियत के लोग हैं और ये इनके दिमाग कहां तक चलते हैं बेचारों के। इन्हें सवाए इक्तदार के, मौज मस्ती के, हमारी बात मानी जाए, सरकार में हमारे काम नहीं रुकने चाहिए, हमारा दाव लगा रहे, हमारी दिहाड़ी लगी रहे, इससे ज्यादा बाहर ये लोग नहीं सोचते।